गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चाहे बच्चों आप रीट पात्रता के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी करो, ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है, चाहे आप रीट की तैयारी करोगे मत करो, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या, भारत सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया। इसके अंदर उन्होंने भारत के संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 अ जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 अ यानी बच्चों मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर उन्होंने 51 अ के अंदर वाक्यांश के जोड़ा और राज्य की जो डीपीएसपी है अनुच्छेद 45 इसमें जोड़ा गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ज्ञातव्य है कि तपस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21 क को शामिल करने की सिफारिश की थी मूल अधिकार में। अब देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि राज्य के 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी बालक है इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। यानी बच्चों इनका ये बच्चों का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ये कहता है। अनुच्छेद 45 बच्चों डीपीएसपी से संबंधित है। तो राज्य सरकार का ये मूल कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों को जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते तब तक इन्हें बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध करवाना भी राज्य सरकार का काम है। अनुच्छेद 51 क यानी कि मूल कर्तव्य है, यानी कि अपने क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के आयु के बालक है, इन्हें यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना यह माता पिता का कर्तव्य है। अब देखो बच्चों, ये अधिनियम आपको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना, सीधा से याद रखना ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। वर्तमान में ये अपने जम्मू कश्मीर में भी लागू है। राजस्थान में कब लागू हुआ देखिए, अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को बच्चों राज्य अपने राजस्थान के लिए भी क्या की थी, अधिसूचना जारी की थी। कब की थी? 29 मार्च 2011 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में यहां से। अब देखिए पूरा यहां से अपने एक भी प्रश्न अपने डाउट नहीं रहेगा। फिर भारत एवं राजस्थान में आरटी अधिनियम 2009 के अधिनियम की तुलना में एक दृष्टि में करते हैं। देखो, आरटी अधिनियम 2009 भारत में और आरटी अधिनियम 2009 राजस्थान में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो भारत में जाना जाता है। राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। बच्चों अपने रीट में ये दोनों टॉपिक है, 2009 वो भारत वाला और अपने राजस्थान वाला 2011 वाला दोनों लागू है। इसकी अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। इसके अंदर अपने 7 अध्याय है और 38 धारा है। धारा कितनी? 38। 2012 में इसमें संशोधन किया और उन्होंने 39वीं धारा को भी जोड़ा। अधिसूचना बच्चों इसमें शेड्यूल कितने, अनुसूची कितनी है, तो आपको एक याद रखनी है। ठीक है। इसमें देखिए इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई और ये लागू हुआ था बच्चों 1 अप्रैल 2010। यानी कि जो अपने आरटी अधिनियम 2009 जो भारत वाला है जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, इसके जस्ट एक साल के बाद में 1 अप्रैल 2011 को आरटी अधिनियम जो अपने 2009 अपने राजस्थान में लागू हुआ था, वो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था अपने राजस्थान का अधिनियम 2011। इसमें देखिए इसमें अध्याय कितने हैं? 10 अध्याय है, 29 धारा है और अनुसूची कुछ भी नहीं है। ये भी बात इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से देखनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो बच्चों 2009 वाला है। सीधा सा अपन बोलते हैं आरटी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया? बच्चों रीट 3rd ग्रेड में संस्कृत विषय में पूछा गया था। तो बच्चों आपको 2009 नहीं करना है, 2010 भी नहीं करना है। राजस्थान में जो बच्चों ये अधिसूचित हुआ था 2011 में, यानी कि 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में अच्छे से लागू हुए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? तो आरटी अधिनियम 2005, आरटी अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2013। बच्चों अपने राजस्थान में नाम है आरटी अधिनियम 2011 जो अपने राजस्थान में इसका नाम चलता है। बच्चों आसान से क्वेश्चन आते हैं, गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, अपन क्या कर लेते हैं 2009 करके आ जाते हैं। लेकिन राजस्थान में इसका नाम क्या है? आरटी अधिनियम 2011। ठीक है, क्यों? राजस्थान में 2011 में लागू हुआ था।
अब देखिए रीट के एग्जाम में देखो कितना सारा पूछा गया है। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं। अब बच्चों देखो, यदि आरटी अधिनियम जो अपन बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इसके अंदर आपके अध्याय कितने देखो। यदि अपन इसके भाग की बात करें, तो बच्चों इसमें 10 भाग है। भाग कितने हैं? 10। और धाराएं कितनी है? तो 29। धाराएं कितनी है? 29। ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर बच्चों यदि बाय चांस ऑप्शन में ऐसा भी होता, यदि 7 अध्याय होते और 38 धाराएं होती, तो भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ये बच्चों अपने कौन किस में है? आरटी अधिनियम 2009 जो अपने बच्चों ने भारत वाला है, उसमें ये वाली प्रक्रिया है 7, उसमें आपके अध्याय है और 38 धारा है। लेकिन राजस्थान में कितनी है? 10 और 29। ये ऐसे करके आपको याद रखनी है। राजस्थान में अनुसूची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि देखो डीपीएसपी में जो किया तो था, लेकिन वो डीपीएसपी में बच्चों कौन सा अनुच्छेद था? 45 था। अब बच्चों देखो इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21A जो अपने मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आज का इंपोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था। बच्चों इसको लागू करना क्यों आवश्यक था, इसके पीछे ऐसा क्या रीजन था, इसको लागू करना जरूरी था। तो बच्चों देखो इसका आंसर अपन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अब उनको आपने क्या किया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार जो आरटी अधिनियम 2009 बनाई है, तो अब इसको लागू करना भी तो बहुत जरूरी था। ऐसे तो है नहीं कि आपने बनाए काम हो गया, नहीं। बालकों को दिए गए मूल अधिकार, आपने आर्टिकल 21A के अनुसार आपने क्या दिया? बच्चों को मूल अधिकार दिया कि आपका अधिकार है ये, आप चाहो तो आप इसकी आपको अपने राज्य का ये कर्तव्य बनेगा आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। माता पिता का कर्तव्य बनेगा अनुच्छेद 51 के ए के तहत। तो ये सारी बातें इन्होंने लिखी थी और उन्होंने इस प्रकार अपने ये संविधान में संशोधन हुआ था, इस कारण ये सब करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया। तो बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 2002 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सही नहीं है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से शब्द अच्छे से तैयारी की होगी, तो बच्चों यहाँ पर इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे। इसका बच्चों खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है। यानी कि बच्चों यहाँ पर ये जो धारा है उन धाराओं की अपन बात कर रहे हैं। जो 38 धारा है उसकी, उसमें जो धारा 26 में लिखा हुआ है कि विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों की भरना, और दूसरा है आपका इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। और इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो बच्चों देखो ये पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा भी राइट है, चौथा भी राइट। बच्चों तीसरा ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। इसके बारे में डिटेल में अपन देखते हैं, यहां से रुकिए, ठीक है, डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। यस, अब देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अंतर्गत कुल बच्चों इसमें 7 अध्याय कितने बताओ? 7। 39 धारा है। पहले बच्चों मूल जो था इसमें 38 धाराएं थी, फिर इसमें 39 धारा ऐड की गई आरटी एक्ट 2019 में संशोधन सहित, जो बच्चों निम्नलिखित है। शायद कोई भी आपका अध्याय हो, अध्याय फर्स्ट में हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं, इनके संक्षिप्त नाम, विस्तार और बच्चों इसका प्रारंभ होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए धारा फर्स्ट क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 के अंदर बच्चों परिभाषाएं, ज्यादातर यही होता है धारा 1 और 2 में। पहले में तो क्या होता है, इनके संक्षिप्त नाम होते हैं, दूसरे में धारा के इनके क्या होती है, परिभाषाएं वगैरह होती है। तो पहला अध्याय तो आपको पता लग गया, 7 अध्याय पढ़ने से। दूसरा जो अध्याय आपका है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। एक तो बच्चों आपको निःशुल्क, एक आपको क्या याद रखना है, अनिवार्य शिक्षा। तो 2 चीजें, निःशुल्क भी है और शिक्षा भी देनी है। तो अध्याय तो आपका कौन सा हो गया? 2 हो गया। धारा 3 क्या कहती है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
तो बच्चों देखो धारा 3 में मुझे मेरे को 3 दिख रहे और अनिवार्य में मुझे क्या दिख रहे, 3 दिख रहे। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 3 से संबंधित है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दूसरी बात है धारा 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की के लिए विशेष उपबंध। बच्चों धारा 4 में ये बातें बोल गई कि ऐसे बालक जिन्होंने स्कूल में प्रवेश ही नहीं लिया, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं की, उनके लिए विशेष उपबंध किए गए धारा 4 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। धारा 5 क्या कहती है, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यानी धारा 5 कहती है कि बच्चा चाहे तो अपनी टीसी लेके जा सकता है, बच्चा टीसी लेके जा सकता है। टीसी का मतलब स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण ठीक है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया। तो बच्चों धारा 5 यानी ज्यादातर बच्चों अपन पता है ना स्कूल में पढ़ते थे, जब अपने प्राथमिक स्कूल होते थे 5वीं तक, तो फिर वहां पर अपन क्या करते, स्कूल छोड़ के और किसी स्कूल में जाते थे, तो वो 5वीं क्लास के बाद में जाते थे ना, तो बच्चों वही अपने 5वीं क्लास है आपके टीसी के लिए संबंधित है। ऐसे करके इसको याद किया जा सकता है। अध्याय 3 क्या कहता है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य। आप इसमें देखो अध्याय 3 में ये बातें क्यों लिखी हुई है। अब देखो एक तो समुचित आपकी क्या सरकार है, स्थानीय प्राधिकार है और अपने माता पिता है। कितने जने बताओ इसमें 3 जनों का काम बताया, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, 3 जने। तो अध्याय भी कौन सा होगा बताओ, तीसरा होगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब देखो धारा 6 की बात करें, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, ये पहला कर्तव्य किनका है, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार का। धारा 7 क्या कहती है, वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। यानी बच्चों धारा 7 क्या कहती है कि भाई वित्तीय और अन्य जो उत्तरदायित्व इसमें हिस्सा अपने बांटने का काम करना। तो बच्चों देखो जब अपन किसी के साथ में बैठे होते, साथ से क्या होता है, साथ साथ, यानी कि जब साथ में बैठे होते हैं तो हिस्सा भी बांटना पड़ता है। जैसे अपने भाई साथ साथ में रहते हैं ना, तो हिस्सा तो बांटना ही पड़ता है। तो ऐसे करके यानी वित्तीय और अन्य भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, यानी अपने घर पे पैसे पड़े उसको भी बांटते हैं, और अपने घर पे उत्तरदायित्व भी होते हैं, भाई तू ये काम करेगा मैं ये काम करूंगा, इसको भी बांटने का काम करते हैं। इस प्रकार धारा 7 होगी। ठीक है, धारा 8 में देखिए समुचित सरकार के कर्तव्य और समुचित सरकार। धारा 9 क्या कहती है, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी। धारा 10 में क्या है, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। धारा 10 में यानी बच्चों इसमें क्या कर रखा है, ये आपको धारा 8, 9, 10 एक साथ याद रखनी है। यानी कि धारा 8 में कौन है, पहले कौन आएगी, समुचित सरकार आएगी, इसके बाद में कौन आएगा, स्थानीय प्राधिकार आएगा। ठीक है, और 10 में क्या है, माता पिता तथा संरक्षक के कर्तव्य। इन तीनों के कर्तव्य एक साथ दे रखे हैं आपको, धारा 8, धारा 9 और धारा 10। 8, 9, 10 पहले टॉप पे सरकार, फिर स्थानीय प्राधिकारी यानी जैसे सरपंच वगैरह वगैरह वो अपने, और माता पिता इनके। धारा 11 क्या कहती है, देखिए समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये धारा 11 कहती है। ठीक है, अब देखिए अध्याय 4 क्या है, विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व बनता है। धारा 12 कहती है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की उत्तरदायित्व की सीमा। धारा 13 कहती है प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस या कैपिटेशन और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। यानी अपन कहते हैं ना भाई, सीधी सी बात है कि धारा 13 तेरी फीस नहीं लेंगे, तेरी फीस नहीं लेंगे। तो फीस से संबंधित है ये, प्रवेश के किसी भी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। और धारा 14 क्या कहती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत देना। बच्चों अपने जब पढ़ा था कि धारा 6 से लेके, धारा 6 से नहीं 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष का जो बालक होगा उसको अपने को क्या देनी पड़ेगी, अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है आरटी अधिनियम 2009 के तहत। तो 14 वर्ष, भाई आयु का सबूत तो लाओ तुम्हारा कि भाई तुम 14 साल के हो गए। तो ऐसे धारा 14 क्या कहती है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत देना। धारा 15 प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि धारा 15 कहती है कि प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता, किसी को भी आपको प्रवेश देना पड़ेगा। धारा 16 कहती है कक्षा में रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध। धारा 17 बच्चों, धारा 17 क्या है, खतरा बन गया है अभी अध्यापकों के लिए, क्या है, खतरा है। यानी बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अब देखो बच्चों धारा 18 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। यानी बच्चों देखो ऐसे मैंने कैसे याद किया वो बताता हूँ। धारा 18 यानी जब बच्चों जो अपने लड़की होती है वो 18 साल की हो जाती है, लड़की क्या हो जाती है
18 साल की हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, मतलब इसका शादी का प्रमाण पत्र बन जाता है। वैसे ही स्कूल का यदि प्रमाण पत्र बनाना है, मान्यता लेनी है, तो आपको धारा 18 के तहत आपको मिलेगी। धारा 19 क्या है? विद्यालय के मान और मानक, यानी आपके विद्यालय के क्या क्या मानक होने चाहिए वो। धारा 20 कहती है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति धारा 20 में उल्लेख है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 21 की बात करें तो बच्चों धारा विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी, यानी ये एसएमसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। विद्यालय प्रबंधन समिति बच्चों, यदि आप देखोगे प्रबंधन समिति में एस बच्चों 21 ऐसे, ठीक है ना। धारा 21 एसएमसी, 21 एसएमसी ऐसे, ठीक है। दूसरा बच्चों अपने विद्यालय विकास योजना है धारा 22 के तहत, यानी बच्चों विकास हमेशा आपका सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए? विद्यालय का सतत होना चाहिए, तो धारा 22 हो गया, यानी 2-2 करके, ठीक है। धारा 23 है शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के नियम निबंध और शर्त, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, उनके सेवा के क्या क्या नियम में प्रबंध है, वो धारा 23 में। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 25 यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि छात्र और शिक्षक का क्या क्या अनुपात होना चाहिए। धारा 25 कहती है कि भाई यानी 2:5 में होने चाहिए। ऐसे भाई याद कर लो कि धारा 25 आपके छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। किसी को बोरिंग लग रहा होगा, भाई लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं बताओ। धारा 25 से शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, ठीक है। धारा 27 कहती है कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने के प्रतिषेध। धारा 28 से शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध करना। और अध्याय 5 है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 29 में क्या है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा समाप्त होगी, समापन प्रमाण पत्र है, धारा 30 में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों अध्याय 6 बालकों के अधिकार का संरक्षण। बालकों के अधिकार का संरक्षण धारा अध्याय 6 में। धारा 31 क्या कहती है? बालकों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी। धारा 32 है शिकायतों को दूर करना। धारा 33 इंपोर्टेंट है, 33 और 34। पहला धारा 33 है इसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। बच्चों अध्याय 7 का नाम क्या है? आपके प्रकीर्ण है। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 अभियोजन के पूर्व मंजूरी। धारा 34 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और धारा 38 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और बच्चों धारा 39 से कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, यानी धारा 39 बाद में जोड़ी गई और इसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है। अब बच्चों देखिए, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों आपको बताना है अध्याय 4 का संबंध किससे है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, बार बार देखना है आपको। अब देखो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य। तो बच्चों इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें तीनों आ रहे हैं, समुचित सरकार आ रही है, स्थानीय प्राधिकार आ रहे हैं और माता पिता आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये अध्याय 3 से संबंधित है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा है विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व। विद्यालय और शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने अध्याय 4 में बात लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई? अध्याय 4 में। अब कोई मुझे बताएगा बालकों के अधिकार का संरक्षण। बालकों के अधिकार का संरक्षण बच्चों अध्याय 6 के अंदर इसका उल्लेख है। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये बातें अध्याय 5 में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई बच्चों? अध्याय 5 में लिखी हुई है। यानी बच्चों अपन ऐसे देखते हैं ना कि प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि अब ऐसे बोलते हैं प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक, ऐसे कक्षा 5 तक है। प्राथमिक शिक्षा को अपन ले सकते, छोटी स्कूल होती है 5 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना अध्याय 5 से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो बच्चों इस विद्यालय को मान्यता लेनी पड़ेगी और वो जो उसको मान्यता बच्चों विद्यालय को मिलेगी वो धारा 18 के तहत, धारा 18 के तहत मिलेगी। यानी लड़की की शादी 18 साल की उम्र में कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की
जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। यानी बच्चों विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का जो वर्णन है तो बच्चों आपको याद रखना है अध्याय 4 में। अध्याय 4 के अंदर है, इसमें आपके विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व है। ये अध्याय 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों यहां से। यस, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहे हो क्या? इतना भी बोरिंग नहीं होना है, ठीक है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे अपन को, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे नहीं, मैं आपको थोड़ा एक क्या है कि बच्चों कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा आपको बोरिंग भी लग रहा है ऐसा, है ना, तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं फिर ना कुछ बच्चे भी बोलेंगे कि सर आप बस क्वेश्चन करवाते रहो, बातें नहीं करनी बीच में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो भी जस्ट बात की है बच्चों, छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र और शिक्षक के बीच में क्या अनुपात होगा, वो 8 अधिनियम धारा 25 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अधिनियम एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो बच्चों ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके धारा 10 में। धारा 10 में यानी बच्चों आपको मैंने बोला था धारा 8, 9 और 10, ये आपको धारा एक साथ याद करने का मैंने बोला था, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये अपने समुचित सरकार के बारे में है, उनके कर्तव्य है। धारा 9 स्थानीय जो प्राधिकार जैसे सरपंच वार्ड पंच उनके बारे में। धारा 10 में अपने माता पिता के बारे में लिखा हुआ है। शानदार क्वेश्चन है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो बच्चों इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है आपका, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, ये तो बात एकदम सही है, ठीक है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता, तो बच्चों ये सेकंड ऑप्शन गलत है। भाग 14 के अंदर क्या बात लिखी हुई बच्चों, किसी को पता हो तो बताओ। मैंने क्या बोला था, यदि अधिनियम की बात कर रहे थे 6 से लेकर 14 वर्ष, तो बच्चों जब बच्चा 14 वर्ष होगा तो इसको आयु का सबूत देना पड़ेगा। यानी धारा आपकी जो शब्द है, धारा आपकी क्या है, शब्द है, इसमें प्रवेश के लिए आयु से संबंधित बातें कर रखी है। तो ऑप्शन सेकंड आपका गलत हो गया। जो धारा 21 है इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रावधान बच्चों एसएमसी मतलब 21, और धारा 28 है इसमें शिक्षकों को निजी ट्यूशन से निषेध करना, बच्चों ये सारी बातें सही है। अनुच्छेद 28 नहीं बच्चों, धारा 28, ठीक है ना। ये आर्टिकल पढ़ के ना बार बार वही दिमाग में आता है। 8 अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है। बच्चों शानदार क्वेश्चन पूछा है मैंने, बताओ अभी जस्ट मैंने बोला था। तो बच्चों ये राज्य सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित बताओ, राज्य सरकार से। कौन कौन सी धारा, 8 और 9। यानी कि 8 के अंदर कौन है, 8 के अंदर मैंने बोला था समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा जो बच्चों 9 है इसमें बोला था मैंने स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, ठीक है। और बच्चों धारा 10 थी उसमें बोला था माता पिता कर्तव्य। देखो रीट में ऐसे ही पूछ लिया कि धारा 8 व 9 के प्रावधान विद्यालयों के अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व किसका होगा, राज्य सरकार होगा। यदि अलग अलग होता तो मैं अलग अलग आपको बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8 अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए? यानी कि ऐसी कौन सी धारा में यह बात लिखी हुई है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए? 8 अधिनियम 2009 की धारा बच्चों यानी कि समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। यदि धारा 38 है बच्चों, इसमें तो राज्य सरकार को ये ताकत दी कि आप भाई आरटी नियमावली बनाओ, तो अपने राज्य सरकार ने बनाई और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में भी लागू कर देगी। और बच्चों धारा जो 39 है इसमें केंद्र सरकार की शक्ति है कि वो चाहे तब अपने उस आरटी अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं, और अपने राजस्थान में धारा 38 का उन पास पावर है। अब बच्चों देखो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरटी अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो बच्चों सबको बताइए 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चों। और धारा 14 के अंदर बच्चों क्या लिखा हो बताओ, आपको आयु का सबूत देना पड़ेगा, प्रवेश के लिए आयु का सबूत जरूरी है, धारा 14। चलो इसके बारे में बात कर ली है, कुछ देख लेते। धारा 2 के अनुसार बालक से 6 वर्ष से 14 वर्ष की 2019 के संशोधन के अनुसार 3 वर्ष से 18 वर्ष तक प्रतिस्थापित की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, ठीक है ना बच्चों। ये अपने किस में लिखा हुआ है,
धारा 2 में ऐसी परिभाषा है, इसकी थोड़ा ध्यान रखना। और 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहां कहीं कहीं भी 14 शब्द आए वहां उसे 18 शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ऐसा बोला था कि भाई पहले अपन क्या करते थे, शब्दावरस तक बोलते थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किए गए तो इसको 18 तक भी लिया गया। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित है। तो बच्चों इनको क्या बोला जाता है? तो ये सारी जो बातें रखी थी, क्या वो विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीब रेखा से नीचे? तो बच्चों इनको आरटी अधिनियम में से असुविधाग्रस्त समूह के अंदर डाला गया। किसमें डाला गया? असुविधाग्रस्त। तो बच्चों ये सारी इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कभी टाइम मिले तो आप पढ़ना, ठीक है ना। ये वंचित समूह से देखो मैं आपको बता दिया, तो धारा 2 के अंदर इनकी परिभाषा है सारी, ठीक है। अब देखो धारा 2 ड क्या कहती है? दुर्लभ वर्ग के बालक ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है कि जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। राजस्थान में 18 मई 2020 से 2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को इस वर्ग में शामिल किया गया। किसमें? आपके दुर्लभ जो वर्ग है उसके बालकों को इसमें शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी आय 2.5 लाख से कम है। और बच्चों देखो यहाँ पे है ना, ये असुविधाग्रस्त समूह के या वंचित समूह के बालक, ठीक है ना। इसमें ये सारे जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, सभी से, इनको सब में उन्होंने क्या डाल दिया। और 2012 के संशोधन की अधिनियम के द्वारा अलाभावित समूह के बालकों में निःशक्त बालक को भी शामिल किया। कौन से बालक बच्चों? निःशक्त बालकों को भी इसमें शामिल किया गया था असुविधाग्रस्त समूह में, ठीक है। दुर्लभ वर्ग का बालक तो कौन है कि जिसकी आय 2.5 लाख से कम है, वो आएगा दुर्लभ वर्ग में। दूसरे सारे उन्होंने इसमें डाल दिए थे, ठीक है। ये आपके असुविधाग्रस्त वाले में, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया था, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये तो, कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली कक्षा से 8वीं तक की जो शिक्षा होती है, पहली से लेके 8वीं तक की जो शिक्षा होती है, इसको आरटी अधिनियम 2009 की परिभाषा में क्या लिखा गया? प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। पहले से 5वीं मत कर लेना, बाय चांस ऑप्शन में आ जाए तो पहले से 8वीं करना। अब देखिए धारा 2 सारी परिभाषा लिख रखी है। प्रारंभिक शिक्षा में पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा अभिप्रेत है। अब देखो संशोधन क्या हुआ, देखिए 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहां कहीं भी प्रारंभिक या प्रारंभिक शिक्षा शब्द आए तो उसे प्रारंभिक और माध्यमिक या प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 5, थोड़ा देखिए, कक्षा 1 से 5 जो शिक्षा होती है इसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक शिक्षा। और कक्षा 6 से 8 तक है तो उसको बोला जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। से बोलते हैं ना स्कूल में कि हमारे गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक है उच्च प्राथमिक। कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक शिक्षा होती है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल होती है। फिर कक्षा 11 और 12 को अपन बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। आपकी 12th की मार्कशीट के ऊपर देखना सीनियर सेकेंडरी लिखा होगा, यानी कक्षा 11 से 12 तक है तो इसको बोला जाता है उच्च माध्यमिक शिक्षा बोला जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसने प्राथमिक शिक्षा नहीं बोला है, इसने बोला है प्रारंभिक शिक्षा। क्या बोला इसने? प्रारंभिक। प्राथमिक अलग है, प्रारंभिक अलग है। तो प्रारंभिक शिक्षा आता है तो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा हो, ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? यानी बच्चों 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक कोई भी हो जिसने कभी कोई प्रवेश नहीं लिया है, तो बच्चों उसको एडमिशन जो दिया गया आरटी अधिनियम कहता है उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप नहीं बच्चों, उसके मौखिक साक्षरता अनुसार नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके आयु के अनुसार आपको इसको एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी आयु के अनुरूप, उसकी कितनी आयु है वो इसकी डिसाइड करेगा कि उसकी किस क्लास में उसको एडमिशन मिले। चलो देख लेते थोड़ा डिटेल में। धारा 4 क्या कहती है? आरटी अधिनियम की धारा 4, ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की के लिए विशेष उपबंध, या इस लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से अधिक आयु की 2019 के संशोधन के अनुसार 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। पहले बच्चों क्या था? 6 वर्ष से
अधिक की आयु के किसी भी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, या प्रवेश तो दिया गया किंतु उससे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जिस कक्षा में उसके अनुसार आयु होगी उसी के, परंतु जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया गया है तो वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में ऐसी समय सीमा के भीतर उसे विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण उसको देना पड़ेगा। परंतु यह और प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार का प्रवेश कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तो निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सीधी सी बात है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई विद्यार्थी कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। यदि उसकी आयु 14 वर्ष के पश्चात भी हो जाए, अपन तो क्या बोलते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये कहता है कि 14 वर्ष के पश्चात भी यदि उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो वो उसका हकदार होगा 14 वर्ष के बाद भी। ये शानदार क्वेश्चन है। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया तो वो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य होगा। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 10 साल का बच्चा है तो वो कौन सी लेगा, तो ये कक्षा 5 में जाके एडमिशन लेगा, कक्षा 5 में एडमिशन लेगा। आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी क्लास है उसमें आपको 5 क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो उसकी आयु निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर 3 राइट। प्रजातांत्रिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जनतांत्रिक मूल्य तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संयोग, सहभागी उत्तरदायित्व, न्याय व समता जैसे मूल्यों को ध्यान में रखकर प्रबंध किया जाता है। ये बच्चों अपने साइंस मैथ में क्वेश्चन आया था, शानदार था ये। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार, आरटी अधिनियम 2011 राजस्थान की बात करें के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार प्रतिपूर्ति जो करनी है ना, जैसे कि अपने सैलरी वो बच्चों की स्कूल की फीस आती है, प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे स्थानीय प्राधिकरण को की जाएगी, नहीं प्राचार्य को, नहीं खंड शिक्षक, नहीं बच्चों विद्यालय को की जाती है। किसको की जाती है, प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय के अकाउंट में पैसे आते हैं। ये थोड़ा आपको आरटी अधिनियम में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय। बच्चों प्राथमिक विद्यालय है तो आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा प्राथमिक का मतलब क्या होता है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 to 5। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम सती पूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। भाई सती पूर्ति या प्रतिपूर्ति करने उससे पहले बच्चों का नामांकन का सत्यापन कौन करता है। यदि बच्चों आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको पता होगा कि जैसे बच्चों का जो एडमिशन हो जाता है इसके बाद में आपके इसके नामांकन का सत्यापन करने आते हैं प्राचार्य। नहीं, बिल्कुल भी गलत है। राज्य के शिक्षा मंत्री क्या करने आएंगे बेचारे, क्या पूरे पूरे घूमेंगे। विद्यालय के हेडमास्टर, बिल्कुल गलत है ये तो। जब बच्चों तो ये बात तो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। क्या प्राचार्य कर सकता है। बच्चों जब प्राथमिक विद्यालय को जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में ये तो नियम लागू हो रहा है, गवर्नमेंट में तो ऐसे भी सब फ्री है। तो प्राइवेट स्कूल का प्राचार्य क्या करेगा, नहीं कर सकता बेचारा। शिक्षा मंत्री करेगा, नहीं करेगा। विद्यालय के हेडमास्टर नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, वहां का खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो होगा वो बच्चों क्या करेगा, सती पूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन करने आएगा और देखेगा कि फर्जी एडमिशन तो नहीं हुए, वो देखने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है, याद करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास निर्माण योजना हेतु कौन सी सूचनाओं का एकीकरण आवश्यक है। तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा कि कक्षावार नामांकन के अनुपात में। सीधी सी बात है बच्चों, यदि आप क्या कर रहे हो, अब देखिए क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि विद्यालय विकास निर्माण योजना, यानी विद्यालय का विकास निर्माण योजना बनानी है, इसमें कौन सी सूचना एकीकरण आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना। कक्षावार नामांकन के अनुपात अनुमान होना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता संख्या और वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी जरूरी है। बैंक खाते का अभिलेख बच्चों इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो आपके तीनों चीजें बहुत जरूरी है।
कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। ये 3 ऑप्शन शानदार है। चलो ये बच्चों देख लेना, ठीक है ना, इतना कोई नहीं है, पढ़ लेना आप। मैं वीडियो को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ आराम से, और वैसे टेंशन मत करो, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना। आप तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, और एक क्वेश्चन पढ़ने में भी जोर आ रहा है ना, तो पीडीएफ पढ़ लेना, टेंशन मत करो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है? चलो बताओ बच्चों कि कौन सी धारा ये दर्शाती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है? तो कोई बताएगा इसमें इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ। धारा 3 से तो मतलब ही नहीं है, धारा 15 से भी मतलब नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। अब बच्चों देखो धारा 6 क्या कहती है, इसका राइट आंसर आपके क्या होगा? धारा 6 होगा। धारा 6 में समुचित सरकार और जो बच्चों स्थानीय जो प्राधिकार होता है उनका विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है, ठीक है ना, धारा 6 कहती है। धारा 7 में मैंने बच्चों क्या बोला था, आप खुद बताओ। मैंने बोला था कि धारा 7 का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि जो वित्तीय और अन्य उत्तरदायी हिस्सों को बांटना। जब अपने भाई सब साथ साथ में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपने जो वित्तीय व्यवस्था है उसको बांट लेते हैं, अपने उत्तरदायी को बांट लेते हैं, इसलिए धारा 7 तो गलत होगी, धारा 6 आपका क्या होगा? राइट होगा। अब 9-10 के बारे में नहीं बताऊंगा भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा? अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है तो ये काम किसका रहेगा बताओ? 2009 के अनुसार इनमें से कौन अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करने करेगी? तो बच्चों केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। धारा 7, ठीक है। धारा 7 में वित्तीय और बच्चों इनकी जो उत्तरदायित्व है उसको बांटने का काम था। तो धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारियों की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम ढांचा विकसित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, और नवीकरण अनुसंधान योजना समता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाएगी। कौन करवाएगी? केंद्र सरकार करवाएगी ना, ये केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व है। टेंशन मत करो, रीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप मजे करो, इजी क्वेश्चन आएंगे, और इजी क्वेश्चन आते तब और भी ज्यादा गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। क्या उत्तरदायित्व होगा बताओ? यस, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और उसको लागू करना, ये केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन है कि नहीं है देख लेते हैं। चलो है, एक दो थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं, देख लेते हैं अपन। 1 सेकंड स्टूडेंट्स। यस, अब देखो धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य मैंने बताए थे। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, और बच्चों धारा मैंने उसमें बताया था धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य के बारे में आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? इसमें से कौन सा कर्तव्य है जो समुचित सरकार का नहीं है, वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड जीके में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता करना, बच्चों ये भी उनका कर्तव्य है। शिक्षकों के हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी इनका कर्तव्य है, किसका? समुचित सरकार का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, बच्चों ये समुचित सरकार को उत्तरदायित्व तो नहीं होता। आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी बच्चों अपने समुचित सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को उनके आसपास में, यानी कि जहां पर बच्चे रह रहे हैं उनके आसपास में विद्यालय उपलब्ध हो, ये भी अपने समुचित सरकार का क्या रहता है? उत्तरदायित्व रहता है। ये इनके कर्तव्य है इनके, ठीक है ना, किसके? समुचित सरकार की धारा 8 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आटे अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए यथास्थिति बालक या प्रतिपालक का प्रवेश कराए? तो बच्चों देखो, मैंने बताया था आपको कि धारा जो 8 है
वो किसके लिए थी, मैंने बोला समुचित सरकार का उत्तरदायित्व है। धारा 9 में मैंने क्या बोला था, आपका स्थानीय प्राधिकार है उसका उत्तरदायित्व है। धारा 10 में आपके माता पिता का उत्तरदायित्व है, यह आपको ध्यान रखना है। धारा तीनों मोप या डायरेक्ट याद होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया। ठीक है, ये बच्चों साइंस मैथ में पूछा गया था। तो एक विशेष कक्षा के अंदर, जैसे कि बच्चा अपने मन पड़े तब आ गया स्कूल, तो बच्चों उनके बच्चे की उम्र के अनुसार उसे उसको प्रवेश दिया जाता है। उसका नामांकन उसके प्रवेश के अनुसार, उम्र के अनुसार दिया जाता है, न कि क्षमता के अनुसार। माता पिता शिक्षा कोई मतलब नहीं है, उम्र के अनुसार हम देंगे। सिंधे पूछा था कि राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा। यानी कि जो 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अब उसको जैसे शिक्षा पूरी की तो इसका प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा, पोर्टफोलियो, छात्र अभिलेख। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। यानी बच्चे ने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या उसने कितने कितने नंबर आए, उसके अंतिम योगात्मक मूल्यांकन अनुसार इसको अपन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो बच्चों, पहले तो ये 2020 में उसमें पूछा गया और रीट में देखो रिपीट हो गया, इसीलिए मैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फायदेमंद है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, क्या लेता है, कैपिटेशन शुल्क लेता है, तब उसके लिए दंड किए जाने का क्या प्रावधान है। अब उसने भाई साहब ने कुछ पैसे तो ले लिए, फीस वगैरह ले ली, तो इसका कुछ न कुछ तो प्रावधान है। क्या प्रावधान है देख लेते हैं। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड है। यानी कि आपने पैसे ले लिए तो 10 गुना आपको पैसे देने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 गुना याद करो काफी है। धारा 13, बच्चा जब आरटी में अधिनियम में एडमिशन लेता है तो स्कूल वाले तो कहते हैं भाई तेरी तो फीस नहीं लेते, हम तेरी फीस तो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, इस बच्चे ने पूछा। नहीं, हमारे धारा 13 कहती है हम किसी की फीस नहीं लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और उसके अनुवीक्षण की प्रक्रिया करना होना। कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा। बालक या उसके माता पिता संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। ठीक है, कोई विद्यालय या व्यक्ति यदि उपधारा 1 के उपबंधों को उल्लंघन करता है तो देखो क्या होगा। अब उल्लंघन तो कर दिया विद्यालय ने, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस यानी कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक का हो सकेगा दंड। किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये और प्रत्येक पश्चातावर्ती उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक का दंड होगा। पहली बार तो 25,000, इसके बाद में 50,000 रुपये का दंड देने का प्रावधान है। देखो रीट में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लगाई तो सीधी से आपकी फीस का 10 गुना आपके ऊपर फाइन लगेगी। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आपने स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग किया तो भी आप कानून के दायरे से बाहर हो और आपके ऊपर 25,000 रुपये की फाइन लगेगी। आप अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो बच्चों, कथन तो मेरे को भी देखना पड़ेगा कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसके कौन कौन सा ऑप्शन है। एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा, सही बात है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो सबको पता है 2009 के तहत इसको मिला हुआ है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, सही बात है। बच्चों आप बच्चे को टीसी नहीं दे सकते, आप है ना बच्चे की टीसी बच्चों नहीं रोक सकते, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपकी मर्जी हो तो टीसी का इंकार कर दिया, नहीं कर सकते आप इंकार, ठीक है। आयु के प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, नहीं बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि बच्चे के पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे नहीं है कि बच्चों को आप भगा दो कि स्कूल से, ऐसा नहीं होता। आप है ना प्रवेश देना पड़ेगा। धारा सवदा, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, आरटी अधिनियम से लेकर सवदा तक काम करती है। धारा सवदा कहती है भाई आयु का सबूत तो दो, लेकिन अब नहीं है तो क्या करेंगे, अब वो देखिए। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम
1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज आधार पर जो विहित हो अवधारित किए जाएंगे। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये बात, ठीक है ना। जरूर धारा शब्द बेचारी कहती है कि आयु का सबूत होना चाहिए, ऐसे बच्चों आयु का सबूत नहीं होगा तो कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा भी नहीं, तो आयु का सबूत होना चाहिए। लेकिन यदि नहीं है तो विद्यालय प्रवेश से मना नहीं कर सकते, उसको प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन देना पड़ेगा आपको। धारा 15, प्रवेश से इंकार न किया जाना। किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित है किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसे प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात इप्सित है, ठीक है। अब देखो बच्चों, उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश 14 सितंबर 2016 के अनुसार शैक्षणिक सत्र के प्रारंभिक की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, ठीक है ना। और राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश वर्ष पर्यंत खुला रहेगा। अब बोला कि बच्चों जब आपकी मर्जी पड़े ना, अब जैसे कि साल खत्म होने वाला है, आप आ जाओ, स्कूल में एडमिशन चालू है हमारे, कोई मना ही नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है। ये राज्य सरकार ने 22-23 के लिए शैक्षणिक सत्र में इसको प्रारंभ किया था। लेकिन बच्चों 6 माह तक तो एडमिशन मिलते ही है बच्चों को, आप ले सकते हो, ये संशोधन हो चुका है 2016 में, ठीक है। मजे करें बच्चों के, तो मजे हैं बहुत। तो चलो एक बार है ना, ये कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, ये प्रारंभिक शिक्षा होता क्या है? कोई बताएगा प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है? अभी मैं जस्ट आपको बता के आया था, इसमें भी मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि बच्चों प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा से अलग होती है, ठीक है। तो चलो बता देता हूं मैं प्रारंभिक शिक्षा का, नहीं बताऊंगा, आप है ना कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, 8 अधिनियम की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता। सही बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है ये, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन है कि नहीं है आगे और इस चैप्टर के देख लेते हैं स्टूडेंट, सीधी हैं तो कर लेते हैं थोड़े बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी तो चलो ठीक है, इस वीडियो को बच्चों अपन यहीं खत्म करते हैं, उसका तो सेकंड वीडियो लाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि यदि उसको आप यदि कर लोगे तो भी काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इस वीडियो को बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं।